अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बारिशों की तबाही एक बार फिर सामने आई है। दियामिर में क्लाउड बर्स्ट हुआ या जो ग्लेशियर है वो फटा है, लेकिन उसके नतीजे में जो सैकड़ों सयाह हैं वो पानी में बह गए हैं। 200 के करीब जो सयाहों को रेस्क्यू किया गया है, 3 जाँ बहक हुए हैं और जो 15 के करीब सयाह हैं अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक वो लापता हैं। आज जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, जुड़वां शहरों में भी बारिशों ने फिर तबाही फैलाई है। और इसी तरह बाप बेटी समेत एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोग जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिशों की नज़र हुए, गाड़ी समेत बह गए। बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में तैरती नज़र आई हैं। बुनियादी मसला ये है कि क्या बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं या ये इंतज़ामी मसाइल हैं जिसके बायस अब इस तरह की दुश्वारियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि लोगों के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। जो चिल्लास का वाक़या है इसमें ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर है कि क्या जो इंतबा है वो मकामी हुकूमतों की तरफ से दिया गया था, क्या ये जो हदबंदी है हुकूमतों की वो किस हद तक है, ज़िम्मेदारी बुनियादी किस पे आयद होती थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर इंतबा था 21 से 26 जुलाई तक इन इलाकों में सफ़र से गुरेज किया गया था तो फिर ये लोग क्यों इस जानिब रुख कर रहे थे। बहुत से महरिकात हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो आज अदालती जो शोबा है उससे, अदालती मैदान से है कि 9 मई का जो केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, मलिक अहमद ख़ान बच्चर समेत उनके एमएनए अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज के साथ साथ 36 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अब क्या मलिक अहमद ख़ान अपनी जो उनका मनसब है उस पर फाइज रहेंगे या ये सीट भी उनके हाथों से जाती दिखाई देती है। वो ख़ुद इस मामले में श्योर नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं अपनी नाअहली के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सेनेट इलेक्शन गुज़श्ता रोज़ KPK में हुआ, पंजाब में हुआ। KPK में जो नंबर आया, जो तनासुब आया वो फार्मूले के तहत आया, लेकिन एक बहस ज़रूर जारी है और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी ये बहस कर रही है। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी से मुतालिक अब भी बात हो रही है। अब इस पर क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुतमईन हो पाएंगे या वो मुतमईन हैं, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, 9 मई पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि जो बारिशों ने तबाही फैला दी है, एक बुनियादी सवाल है कि ये बारिशें ज़्यादा हो रही हैं पिछले सालों की निस्बत या ये इंतज़ामी नक़ाइस हैं? अब वैसे बारिशें हर साल होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं और नुकसानात भी होते हैं। लेकिन जिस तरह जानी नुकसान इस साल हो रहे हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इसको सिर्फ हम कुदरत के ऊपर डाल के और ये कह के कि जनाब बारिशें ज़्यादा हो गई तो ये तबाही फैल गई, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। बारिशें अभी हुई ही नहीं हैं। जिस लेवल की बारिशें पिछले साल 2-3 साल पहले 22 में हुई थी उस तरह की तो हुई ही नहीं है। असल में हमने जो कुदरत के साथ लड़ाई मोल ली है, कुदरत के साथ जो तसादुम हम कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों को हम मान ही नहीं रहे, मौसमियाती जो मामलात हैं उनको संभाल ही नहीं रहे। हमें जितने दरख्तों की ज़रूरत है, हमें जिस तरह सफाई की ज़रूरत है, हमें जिस तरह पहाड़ों की देखभाल की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे पास ना फंड्स हैं, ना वक्त है, ना सोच है, ना तवज्जो है। एक बात। दूसरा, जो बारिशें होती हैं ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, उसके जो कुदरती रास्ते हैं अगर वो हम बंद कर देंगे, दरियाओं के इर्द गिर्द हम आबादियाँ कायम कर देंगे और जो बारिशी जो हमारे आबी रास्ते जो हैं वो बंद कर देंगे या तंग कर देंगे और बरसाती नाले जो हैं वो ख़त्म करके वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बना देंगे तो फिर नतीजा यही होगा। तो इसलिए ये सरासर इंसानी गफलत का नतीजा है, इंतज़ामी गफलत का नतीजा है, हुकूमतों की मुसलसल बेइतनाई जो मौसमियाती तब्दीलियों से उसका नतीजा है। इसलिए इसका मलबा कुदरत पे डाल पे कोई शख्स, कोई हुक्मरान, कोई इदारा जो है अपने आप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता। बिल्कुल तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। असद साहब, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। आज जो फ़ैसला आया है, अदालती फ़ैसला है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये फ़ैसला दिया है
इससे पहले जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी तो पीटीआई का ये मुतालबा था कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं ये मामलात उनमें चलने चाहिए। तो अब इस आप समझते हैं बतौर पॉलिटिकल लीडर आप समझते हैं कि क्या पीटीआई के पास कोई जवाज़ है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी के फ़ैसले पे अब एतराज़ कर सके? अदालतों के अंदर कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से गवाही पेश की जा रही है, जिस तरीके से फैसले पहले से लोगों को पता है कि आने वाले हैं, तो इतराज़ तो होता रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है कि इतराज़ होता रहेगा। और सिर्फ इस वजह से कि ये एक कानूनी ज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस नौइयत के मुकदमे बनाए गए हैं उन मुकदमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने ही देखना है, यहाँ तक तो दुरुस्त है। लेकिन अदालतें जो फैसले करती हैं उन फैसलों के ऊपर एतराज़ करना आपके आइन के अंदर हक है, तो एतराज़ तो बिल्कुल होगा। असद साहब, आप ख़ुद भी एक केस में हैं मुलव्वस, बल्कि एक से ज़्यादा केसेस हैं, पेशा भी भुगत रहे हैं। तो ये जो पहले एक फ़ैसला आया गुजरांवाला की अदालत ने दिया, अब ये सरगोदा की अदालत का आ गया है, लाहौर की अदालत का भी एक दो दिन में नज़र आता है कि आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि यही ट्रेंड चलेगा, सज़ाएँ ही सज़ाएँ होंगी? जी, काश सिर्फ एक केस होता, दर्जनों है जी। अभी 25 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर होगा दहशतगर्दी अदालत में, 7 मुकदमे तो एक ही दिन में जो जिनकी पेशी है। खबर जी जुलाई के शुरू में ये आ गई थी कि जुलाई के आखिर से पहले फैसले आने शुरू हो जाएंगे 9 मई के मुकदमों की, और फैसला जो आना है वो ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि जो फैसले आने हैं तो वो फिर खिलाफ ही आने, मतलब यानी सज़ाएं ही होनी है। तो जी बिल्कुल तवक्को यही थी। पहले कहा जा रहा था शायद फैसलाबाद से पहले फैसला आए, लेकिन यहाँ सरगोदा आ गया है पहले फैसला। एक्चुअली सबसे पहले तो फैसला आ गया था, वो थोड़ी सी वो एक ताज्जुब की बात भी थी, इस्लामाबाद में आ गया था, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी नहीं है, तो वहाँ के मुकदमात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन सबसे पहला फैसला जो आया वो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो इस्लामाबाद में आ गया। जी जी हाँ, वो राहत गुल खान और वो मैंने जो हुए थे। अच्छा, अब पैरेलल असद साहब एक बात ये भी हो रही थी कि मुल्क में कोई पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट मैं सिर्फ मैं एक चीज कमेंट कर दूं, जो क्योंकि फैसलों की बात हो रही है, तो वो जो इस्लामाबाद में फैसला आया था ना, तो उसके खिलाफ जब हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर की गई थी, तो उस अपील के अंदर सिर्फ वो फैसला नहीं, सिर्फ जमानत नहीं हुई थी, फैसला खारिज कर दिया गया था। अच्छा, तो जी सही है। देखिए आगे हाईकोर्ट में क्या बनता है। देखिए अभी अब अगले फोरम तो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही थी, इवन बजट सेशन में बजट स्पीच के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बार फिर दावत दी, लेकिन दूसरी जानिब 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान हो गया। तो अब ये मुफाहमत के और सियासी इस्तेहकाम के रास्ते आप समझते हैं कि बंद हो रहे हैं, और ये फैसले इसी बात की इंडिकेशन है? देखिए, जिन मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो उस शक्ल में तो शायद मुज़ाकरात ना हुए हों, लेकिन मुज़ाकरात तो हुए, और उन मुज़ाकरात का आपने कल नतीजा भी देखा। ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं मुज़ाकरात का ही नतीजा था ना। ये कोई आपस में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने, हुकूमत अपोजिशन ने साथ बैठ के कोई हल निकाला, और उसका नतीजा भी आगे आ गया। जाहिर है उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ भी है। तो एक तरफ तो वो चल रहा था, और कल की खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है, वो अपोजिशन लीडर जो हैं वो वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला जो है अपोजिशन के MNAs को, सेनेटर्स को मुबारकबाद दे रहे हैं, और आज सुबह ये फैसला आ गया। तो फिर वही वो लगता है ऐसे कि जहाँ कहीं मुफाहमत की तरफ बात बढ़नी शुरू होती है तो एकदम से वो रास्ते से हटा दिया जाता है। नहीं, आपके ख्याल में ये फ़ैसला जो है, एक अदालत का फ़ैसला जो है, ये उस मुफाहमत के अमल को सबोटाज करने का कार्रवाई का हिस्सा है? ये जानबूझकर इस दिन का इंतखाब किया गया? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये तो हम जुलाई के शुरू से सुन रहे थे कि ये फैसले जो हैं वो जुलाई के आखिर तक आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको करने के लिए किया गया, लेकिन जाहिर है इसे धचका तो लगेगा ना शादार साहब। आपके अपोजिशन लीडर सूबे का, सबसे बड़े सूबे का, पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर जो है, 10 साल सजा उसको हो जाएगी। तो अब आप सोचें कि आप अगर कोर कमेटी में बैठे हुए हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि नहीं हमें जरा साथ मिलके निज़ाम को चलाने की जरूरत है, तो क्या आगे से जवाब मिलेगा आपको?
नहीं, इसमें असद साहब एक लेकिन पहलू इसी सूबे में ये भी हुआ कि वो 26 अरकान जो मुअत्तल किए गए थे उनको भी आज बहाल किया गया। तो इसका मतलब है कि पंजाब में भी कोई ना कोई सूरत तो मुफाहमत की कम से कम पार्लिमानी सतह पर मौजूद है, और फिर इस फैसले को तो हम उस पस मंज़र में नहीं देख सकते। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि ये उसको करने के लिए किया गया, लेकिन इसका असर तो यही होगा ना। आप सोचिए आज तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर, वर्कर्स के अंदर आपके ख्याल में क्या बातचीत हो रही होगी? क्या ये बातचीत हो रही होगी कि जहां हाँ देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बड़ा वो मुज़ाकरात के साथ अच्छा हल निकल आया, और जनाब देखें पंजाब में भी जिनकी वो धमकी हो रही थी कि 26 MPs जो हैं उनको खारिज कर दिया गया, उनका मामला भी सेटल हो गया है, तो अब हालात अच्छी तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना इरशाद आरिफ साहब? नहीं, आज तो कुछ और गुफ्तगू हो रही होगी ना। असद साहब इसका पहलू ये है, देखें मियाँ वाली में 9 मई को जो कुछ हुआ वो भी तो किसी न किसी ने किया ना। उसमें एक तो जो भी वो एक वाकया हुआ, उसमें लोग किसी ने कोई जुर्म का इर्तिकाब भी किया। अब हम सारी सजाओं को भी तो हम अनजस्टिफाइड नहीं कह सकते, एक बात तो ये है। दूसरा ये है जो बिलाल एजाज साहब गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं, आपके ख्याल में बिलाल एजाज साहब उस दिन गुजरांवाला में कर रहे होंगे एहतजाज, या लाहौर में कर रहे होंगे, या वो मियावाली में कर रहे होंगे? चले वो मुकदमे छोड़े, मुकदमे के अंदर क्योंकि मैं खुद भी मुलव्वस हूँ। सवाल मेरा ये है कि देखें, जो अली अमीन गंडापुर की आपने बात की, मुज़ाकरात हुए, कोई कंसेंसस बिल्ड हुआ, सेनेट नताइज उसकी अक्कासी कर रहे हैं आपके बकौल, तो ये भी तो एक आ सकता है कि अली अमीन पे जो आपकी पार्टी एतराज़ कर रही है और उनको कंप्रोमाइज़ भी कह रही है, और मुज़ाकरात जब भी इनिशिएट होते हैं तो इंटरनल प्रेशर ही इतना आ जाता है पार्टी का लीडरान पे कि फिर वो मुज़ाकरात से पीछे हट जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि देखें दोनों तरफ जो है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और तहरीक इंसाफ के अंदर भी, कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालना चाहिए, और दोनों जमातों के अंदर इस बात के ऊपर एतराज़ भी की जाता है, इसकी मुखालफत भी की जाती है। तो आज तक सिर्फ एक दफ़ा जो कामयाबी से हम उस स्टेज तक पहुंच गए थे कि जहां पे कम से कम एक कमरे में बैठ के बाकायदा बातचीत का आगाज हुआ था, उस बातचीत के आगाज नहीं, उसके दौरान जो है एक छोटी सी चीज हुई कि यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद यही देखते हुए कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई अच्छा माहौल पैदा किया जाए मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर दिए। वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो सका, इतने नाराज हो गए यूसुफ रजा गिलानी कि उन्होंने सेनेट का इजलास चेयर करने से इनकार कर दिया। तो मैं यही कहता था कि हुकूमत के अंदर वो लोग जो मुफाहमत के लिए के बारे में मस्बत राय रखते हैं वो कमजोर हुए इस चीज से। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों साइड से लोग जो हैं, कुछ जो हैं वो चाहते हैं हम इस रास्ते पे चलें और बहुत सारे मुखालफत भी करते हैं। अच्छा असद साहब, ये फरमाएं कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब के बारे में यही तहरीक इंसाफ में था कि 9 मई के बाद उन्होंने छोड़ दी पार्टी, खामोश होकर घर बैठ गए, कोई बयान तो खैर सच नहीं दिया, लेकिन बहरहाल पार्टी से अलग हो गए। अब उनको टिकट मिला, वो कामयाब भी हो गए, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि फिर फवाद चौधरी साहब का, असद उमर साहब का, अली जैदी साहब का, इमरान इस्माइल का, इनका क्या कसूर है कि इनको भी वापस लाया जाए। एक तो ये है कि क्या अब रास्ता हमवार हो गया है, बाकी लोग भी पार्टी में वापस जा सकते हैं, और क्या आपका इरादा है सियासत में वापस आने का और PTI में वापस आने का? शाह साहब, ये तकरीबन हर एंकर मुझसे सवाल करता है, आप इससे पहले भी ये पूछ चुके हैं। देखिए, मैं कल भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने तो कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार ही नहीं किया कि मैं दोबारा सियासत करना चाहता हूँ। लेकिन ये मिर्ज़ा अफरीदी वाला जो केस है, ये ऐसा फैसला पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ के 4 रीजन्स हैं पंजाब के अंदर, उन 4 में से 2 रीजन के सदूर वो हैं जो 9 मई के बाद दबाव आया, गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने दोबारा पार्टी ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनको पार्टी में सिर्फ लिया नहीं गया, वो अपने अपने रीजन के सदर बने हुए हैं। तो ये पहली दफा नहीं हुआ। एक तो बप्पी साहब है, दूसरे कौन है? असद साहब, एक तो ऑन अब्बास बप्पी साहब है, दूसरे कौन है? तैमूर शुमाली पंजाब के जो है। अच्छा, और ये इसमें कोई खराबी भी नहीं, ये दोनों वर्कर लोग हैं।
ये जो जाने मिर्जा अफरीदी के ऊपर तो बहुत बहस की जा सकती है, लेकिन ये तो वर्कर लोग हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई आपको ये नहीं कहेगा तरीके इंसाफ वाला कि ओन भप्पी जो है वो पार्टी का एक कमिटेड वर्कर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वापस ले लिया उन्होंने और वो एक नहीं, वो फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ नहीं है मेरे पास, के होते तो मैं दे के ले लेता। दैट मीन्स मेरे ख्याल में वो शायद ये बात उन्होंने शायद मिर्जा अफरीदी के बारे में खास तौर पे की हो। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी भी ये नहीं कहेंगे कि ऑन बप्पी को पैसे देके वापस। नहीं, ऑन बप्पी की बात नहीं है। अगर 50 करोड़ बात यह है कि मिर्जा अफरीदी असद साहब ऑल्दो अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आप उसका हिस्सा तो रहे। 50 करोड़ रुपए दे के फवाद चौधरी जिस तरह बात कर रहे हैं, अगर सेनेट का टिकट लेना है तो फिर तो तासुर तो यही है कि बस पैसा होना चाहिए आपसे, वो किसी भी ज़राए से हो, वो जायज़ हो, हलाल हो, हराम हो, और तभी आप सियासत कर सकेंगे। और यही इल्ज़ाम आप दूसरी सियासी जमातों पे लगाते थे। अब अगर पीटीआई में ये हो रहा है तो इसकी क्या मंतक है? अच्छा, ये अगर है ना ये मफरूजा है। नहीं, एक ऐसा शख्स कह रहा है जो पार्टी तर्जुमान रहा है, जो बड़ा करीब रहा है पार्टी लीडरशिप। तर्जुमान रहा है, आज है नहीं ना। तो अंदर क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता। हमें ये पता है कि मिर्जा अफरीदी जो है वो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं और तरीके इंसाफ ने उनको वोट डाले थे डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए जब इमरान खान वजीर आजम थे। तो मिर्जा अफरीदी को कोई इमरान खान बहुत बुरा आदमी तो नहीं समझते थे ना। तो ये मेरे लिए ये कहना जो है मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। जो देखिए, ये जो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर दो मुख्तलिफ एतराज़ात किए जा रहे हैं। एक एतराज़ तो ये है कि जी क्यों आपने हुकूमत के साथ बैठ के मुफाहमत की और क्यों आपने ये सीट्स के ऊपर पहले से इत्तफाक कर लिया। उसूली तौर पर ये पहले भी हो चुका है, ये जब वजीर आजम थे इमरान खान, ये जब भी हुआ था, ये इसमें कोई उसूली तौर पे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो एतराज बनता है वो एतराज बनता है कि जितनी सीट्स बनती थी तरीके इंसाफ की, अगर उतनी मिल रही होती तो फिर तो ठीक था, लेकिन उससे कम सीट्स के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया। दूसरी चीज जो ज्यादा बड़ा एतराज मेरे ख्याल में बनता है वो ये है कि ये जो सीट आखिर में मिली जिसमें मिर्जा अफरीदी शामिल हैं, ये वो फहरिस्त नहीं है जो इमरान खान को दिखाई गई, जिसको इमरान खान ने मंजूर किया या उसमें तब्दीली करवाई। कि वो जो फहरिस्त थी जो सूबाई काबीना ने बनाई थी और सूबाई काबीना ने बनाकर वो दी थी, सूबाई काबीना पार्टी की, हुकूमत की नहीं, सूबाई तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी की सूबाई तंजीम थी, उन्होंने बना के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जनरल को वो दी थी। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन उसके बाद इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सके, सिर्फ बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता कि बैरिस्टर गौर ने जाके उनको वो वाली फहरिस्त दिखाई भी या नहीं दिखाई। तो वो एक ज्यादा बड़ा एतराज बन रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है। और उस के अंदर इरफान सलीम शामिल थे, उसके अंदर मिर्जा अफरीदी नहीं शामिल। जी अच्छा, अब मेरे ख्याल से सियासत से हट के आ जाते हैं। यहाँ एक पिछले हफ्ते हड़ताल हुई लाहौर में, इस्लामाबाद, लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में चैम्बर्स ने हड़ताल की। ये जो FBI ने जो कस्टम एक्ट है उसमें तरमीम हुई 37AA और 37B, 37AA और 37B का कस्टम्स और इनकम टैक्स। उसमें सनतकारों का, सरमायाकारों का, ताजरों का इल्ज़ाम ये है या ख्याल ये है कि इससे ताजर बिरादरी को हरासा किया जाएगा, सनतकारों को हरासा किया जाएगा। उन जो चाहेगा FBI का अफसर किसी पर टैक्स एवियन का इल्ज़ाम लगा के, टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा के गिरफ़्तार कर लेगा। तो आपके ख़्याल में क्या इससे वाक़ईतन जो हुकूमत की मंशा है कि जनाब टैक्स की वसूली में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, टैक्स वसूली होगी, टैक्स चोरी का ख़ात्मा होगा, ऐसा होगा, या इसके नतीजे में हरासमेंट होगी और उसके नतीजे में मईशत का बट्ठा बैठ जाएगा? देखिए, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, ताजर रात हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें जहाँ पे बैठी नहीं है, वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं दे रहे और इसमें कोई शक ही नहीं है। और हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, मार्शल लॉ आए, मार्शल लॉ गए, उनसे टैक्स कोई नहीं ले सकता। तो ये तो हकीकत है। और जाहिर है वो IMF वाले जब वहां पे बैठते हैं तो उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से नहीं है ना, तो वो कहते हैं भाई इनसे क्यों नहीं तुम टैक्स दे रहे हो, तो क्या जवाब देंगे आप उसको, क्यों नहीं टैक्स दे रहे? तो टैक्स तो वहां से वसूल करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन क्या एक इंतहाई करप्ट FBR के इदारे को मजीद ऐसी ताकत देने से आपके टैक्स के इजाफे के अंदर टैक्स की जो आमदनी है उसके अंदर इजाफा होगा? उसमें ज्यादातर 99% चांस है कोई इजाफा नहीं होगा। हाँ, रेट बढ़ जाएगा,
जो रिश्वत का रेट है, अगर वो 100 रुपए तो 1000 रुपए हो जाएगा। जब इतनी बड़ी ताकत हाथ में आ जाएगी, तो ये कोई ऐसा तरीका नहीं है उस तबके से जो टैक्स अपने हिस्से का नहीं दे रहा उससे टैक्स वसूल करने का। उसके लिए आज की जदीद दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और इस सब का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर अप्रोच हो सकती है। सही है। आप ख़ुद चूँकि वज़ीर ख़जाना भी रहे, बाद में प्लानिंग के भी आप रहे, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? क्यों ये टैक्स वसूली नहीं होती? हड़तालों का डर होता है, अदम ताउन का डर होता है, कारोबार बंद करने की धमकी होती है, या कुछ और अवामिल होते हैं? देखिए, एक तो जिस इदारे के जरिए टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो मैंने आपको वैसे कहा कि पाकिस्तान के शायद करप्ट तरीन इदारों में से एक है। आप वजीर खजाना किसी को छोड़ते नहीं है कि वो बैठ के कोई 4 साल 5 साल तवातुर से कोई काम करे तो कोई निज़ाम के अंदर बेहतरी आने की कोशिश करे। लेकिन इतना बुरी तरीके से ये टूटा हुआ निज़ाम है। मैं आपको बताता हूँ, 2 कवानीन हमने पास करवाए। एक था जिसके अंदर जो मालूमात की तरफ की रसाई है उसको बढ़ाया जा सके, और ये जो कहानी होती है कि जी वो अगर सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है जी वो तो छुप जाते हैं, वो तो फलानी जगह छुप जाते हैं, उस मसले को हल करने के लिए कानून के अंदर तब्दीली की गई। पहला सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो हम लेके आए थे उसके अंदर वो तब्दीली की गई। जब 2 महीने के बाद पूछा कि भाई वो उसके ऊपर अब क्या पेशरफ्त हुई है, उन्होंने कहा जी ये वाली तब्दीली तो होगी थी लेकिन इसमें ये रह गई। अच्छा। यार ऐसी कमता थी, हमने फिर दूसरा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल किया, उसमें वो भी जो कमी थी वो भी पूरी करा ली। उसका उस वक्त से अब क्या सोचने, 6 साल गुजर चुके हैं, मैंने तो कोई भी उसके तहत कोई एक्शन होते हुए देखा नहीं। दूसरा बिल जो आपने भी शायद सुना हो, वो बेनामी प्रॉपर्टी का कानून था। कानून पास हुए 5 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, कभी आपने कोई एक केस सुना है? पाकिस्तान भरा हुआ है बेनामी प्रॉपर्टियों से, कोई एक केस सुना है आपने कि बेनामी प्रॉपर्टी जो है उसको हथियाया हुकूमत ने कि उस कानून का इस्तेमाल करते हुए? एक तो पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड, सब एक दूसरे को बचाने के लिए तैयार होते हैं, और जिस मशीनरी के जरिए आप वो पैसा रिकवर करने की कोशिश करें वो नहीं है। और तीसरी मेरे ख्याल में वजह जो मैं जैसे पहले कर चुका हूँ, मैंने एक दफा गिन के बताए थे, अप्रैल 2017 से अप्रैल 2024 7 साल के अंदर 10 मुख्तलिफ तब्दीलियां हुई वजारत खजाना के अंदर। आप परचून की दुकान नहीं चला सकते, हर 8 महीने के बाद चेंज करने से मैनेजर, आप क्या मईशत क्या चलाएंगे? नहीं, इसमें असद साहब आप जब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त ये भी बात आई कि कोई टैक्स अथॉरिटी बना दी जाए FBR को ख़त्म करके, वो क्या सजेशन थी, वो क्या सबमिशन थी? अब ये मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जो है, बड़ा अच्छा आपने वो सवाल पूछिए, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वो ये है कि FBR ही पॉलिसी बनाती है और FBR ने ही टैक्स कलेक्शन करनी होती है। तो हमने कहा कि यार ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने टैक्स पॉलिसी यूनिट बनवाया वज़ारत खजाना के तहत। FBR के चेयरमैन उस वक्त जो थे उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, समरी वहां से आनी क्योंकि सेक्रेटरी रेवेन्यू वो होते हैं। मैंने कहा आप इस समरी के अंदर जो काबीना के पास जा रही है अपने सारे एतराज़ात लिख दें, लेकिन समरी आप भेजेंगे ही बनाने के लिए। वो भेज दी, हमने काबीना से मंजूरी करा दी, टैक्स पॉलिसी यूनिट बनने की मंजूरी हो गई। उसके बाद असद उमर के वजारत खजाना से, उसके बाद किसी ने उसका नाम ही नहीं सुना उस टैक्स पॉलिसी यूनिट का, वो किधर गया? अच्छा, फ्लैट टैक्सेशन पे बहुत बात हुई कि अगर लगा दी जाए तो पाकिस्तान में मसाइल हल हो जाएंगे। ये क्यों, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसला है? क्या वाक़तन पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते? देखिए, मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, और इस्लामाबाद की हद तक, क्योंकि वफाक का बरह रास्त कंट्रोल था वहाँ पे, मैंने भी वहाँ से हुआ था, मैंने वहाँ की ताजिर तंजीमों को बुलाकर बजट के लिए सिफारिशात भी ले ली थी फ्लैट टैक्स स्कीम की, जो 2019 के बजट में हमने शामिल करना था। लेकिन हकीकत ये है, वो जो टैक्स है ना, वो जो सारे ताजिर कहते हैं ये फिक्स टैक्स लगा दें तो हम देने को तैयार है, वो भी नहीं देने को तैयार थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ताजिर तंजीमों के लोग जिनको मैं बाद में बोलता था कि अब जो तुम रो रहे हो कि फ्लैट टैक्स लग जाता तो हम बेहतर रहते, तो उस वक्त क्यों नहीं किया था? उन्होंने कहा जी सच्ची बात है कि वो जितना था वो कोई 2 रुपए नहीं देने को तैयार है। तो ये हकीकत है दोनों साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी, क्योंकि इतनी कमजोर मशीनरी है FBR की, आपका निज़ाम इतना कमजोर है, तो कोई ना कोई फ्लैट टैक्स के सिस्टम के ऊपर हमें कम से कम रिटेल ट्रेड के लिए जाना चाहिए। सही है। तो असद साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। ज़ाहिर है बारिशें, फिर तबाही भी हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज तो है, बहुत ज़्यादा इस पर ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुई,
हो रही है, लेकिन क्या वाक़तन बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या उसके अकॉर्डिंग हमारे इंतज़ामात ही बहुत नाक़िस होते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बारिशों से तबाही तो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। मुझे अपनी स्कूल का ज़माना याद है, इरशाद आरिफ साहब को शायद याद हो, 1974 में बहुत बड़े सैलाब आए थे पाकिस्तान में। बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मुल्क के अंदर फैली थी। अभी 2010 में हुए, 2012 में हुए, 2022 में हुए। और ये भी हकीकत है कि ये जो तब्दीली आई है माहौलियात के अंदर दुनिया में, उसमें पाकिस्तान का तो ज़ीरे बराबर हिस्सा है। ये तो मगरबी दुनिया के और बाद में अब चाइना जो है वो जो इस वक्त आलूदगी फैला रहे हैं अपनी सनतों से, उसका असर सारी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। फ़ायदा वो उठा रहे हैं, नुकसान सारी दुनिया उठाती है। लेकिन एक चीज़ शहरी इलाकों के अंदर जो है, जिसने बहुत ज़्यादा मसाइल को बढ़ा दिया है और जिसकी वजह से हलाकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो ये है कि जो पानी की गुजरगाहें थी, जो रूल्स के मुताबिक जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी, वो तकरीबन तमाम शहरों के अंदर वहां पे कंस्ट्रक्शन रिश्वतें लेके और रूल्स चेंज करके वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई है। तो जब पानी का बरेला आता है, आगे कंस्ट्रक्शन होती है, पानी आगे जा नहीं सकता, उसकी सतह बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर हलाकतें होती हैं। तो यहाँ तक तो डेफिनेटली हमारा अपना इसके अंदर है कसूर। ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। इरशाद साहब, शोबा सहाफ़त के लिए अच्छी दो ख़बरें आई हैं। एक तो सेनेट में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर हुआ है और दौरान ड्यूटी अगर कोई सहाफ़ी के साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाएगा तो उसको 7 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और दूसरा जो पीका एक्ट है 2025, उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर हुई हैं। ये जो बिल है, बिल के मुताबिक जो अगर सहाफ़ियों से मुतालिक कोई कंप्लेन होगी या सहाफ़ियों के साथ कोई रवैया अपनाएगा तो उस पर एक कमीशन बनाया जाएगा। और कमीशन के लिए भी जिस शख्स का जो क्राइटेरिया है 15 साल उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कानून से मुतालिक, और जो जज की अहलियत रखता हो वो शख्स। ओवरऑल आप क्या समझते हैं? फिर ये फोर्स भी नहीं किया जाएगा सहाफ़ी को कि वो अपनी इत्तला जो है वो दे या वो ज़राए डिस्क्लोज़ करें। कितनी बड़ी ये जो है वो संगे मील है। और सलीम मांडवी वाला साहब ने वैसे इसको लीड किया है इस सारे मामले को, और वैसे उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ी का काम जो है वो मालूमात नशर करना और शाया करना। अच्छा, देखें, क्या ये बिल पास होने के बाद ये एक बाकायदा कानूनी दस्तावेज़ बनता है या बस बिल पास हो गया तो ये ताकि नशिया में रख दिया जाएगा? 2 कवानीन, यहाँ 3 कवानीन मंजूर हो चुके हैं। एक पीका एक्ट है, उसके बाद एक तरमीमी एक्ट है, एक पंजाब का हद तक इज़्ज़त कानून है। अब देखना ये है कि ये बिल क्या वहाँ जो कुछ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी एड्रेस करता है या नहीं करता। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो उस वक्त मिलेगा ना जो ऐसी कार्रवाई जिसको ये समझ रहा है एक्ट के मुताबिक कानून के ख़िलाफ़ है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी ना। लेकिन एक जो कानून ड्रैकोनियन काला कानून बना हुआ है, उसके तहत जो किसी को सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको कोई सज़ा दी जा रही है, उस पर FIR दर्ज हो रही है, उसको मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन क्या होगी? बेसिकली जो मांडवी वाला साहब हों या जो लोग भी हैं मूवर जो हैं इस बिल के, उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो पहले वो कवानीन जिनको अदालतें भी काला कानून करार दे चुकी हैं, मिसाल के तौर पर पीका एक्ट जो है उसकी कुछ दफ़ात को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर चुकी है। ये वही केस है ना जो दोबारा लगा है बड़े अरसे के बाद। जी, 7 जुलाई को अब समाअत होनी है, ठीक है ना। तो उसको रिमूव क्यों नहीं किया गया? मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। हमारा CPNE का एक डेलीगेशन इमरान ख़ान के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब से मिला। उस वक्त ये पीका एक्ट की वो एक तरमीमी शेक जो थी उस पर हमें एतराज़ था। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये तो पीका एक्ट टोटल जो उनकी हुकूमत यानी नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के दौर में या शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत के दौर में मंजूर हुआ था, ये तो पूरा ख़त्म होना चाहिए जी, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब, मुख्तलिफ जो लीडर थे अपोजिशन के, सब ने कहा जी ख़त्म होना चाहिए। चंद महीने
चंद हफ्ते बल्कि गुजरे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो हमारा डेलीगेशन फिर पहुंच गया उनके पास और हमने उनसे कहा कि जी अच्छा, जब ये पहले हम मिले थे तो मिला था एक जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें CPNE थी, APNS थी, उसके बाद जो दूसरे 2-3 हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी, वो भी उसमें शामिल थी। अब वज़ीर आज़म बन गए, हमारी मुलाकात हुई, वो CPNE का डेलीगेशन था। हमने कहा जनाब आपने ये वादा किया था, अब आप मेहरबानी करें कि ये इसको वापस लें। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनको उन्होंने कहा कि आप रब्ता करें लॉ मिनिस्टर आज़म वज़ीर तारड़ साहब से और बिल्कुल इसको वापस होना चाहिए। उसके बाद वो तकरीबन 1.5 साल इक़्तिदार में रहे और वो कानून वहीं का वहीं मौजूद रहा, बल्कि उसके बाद जब दोबारा आए हैं तो उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है, उसमें मज़ीद शिकें डाल दी गई हैं। तो इसलिए ये खुश आइंद है कि चलो थोड़ी बहुत हमें कोई एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला है। या एक पहलू तो ये है जिसकी आपने बात की है, खैर ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों की हुकूमत के अंदाज़ और हैं, अपोजिशन के और हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनके साथ बदतमीज़ी ना की जाए, मुतशद्दिद रवैया ना अपनाया जाए, और इसके लिए जब सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं, बहुत ज़रूरी। लेकिन जो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए आप नहीं समझते कि जो बाज़-औक़ात हम सहाफ़त को या अपने ओहदे को जो बाज़ लोग एक्सप्लॉइट भी कर जाते हैं, उसके तदारुक या उसके एहतसाब का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? नहीं, उसका हुकूमत है, हुकूमत के इदारे हैं, कवानीन हैं, कानून मौजूद है ना, उसको इम्प्लीमेंट करें और अक्रॉस द बोर्ड करें। उसमें ये ना देखें कि ये हमारा हमनवा है, ये हमारा मुखालिफ है, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब स्पेशल लाज बनाए जाते हैं सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, तो उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। हम तो चलो जी यहाँ लोकल लोग हैं, हमारे अपने मसले मसाइल हैं, हम ज़्यादती करते होंगे। जो इंटरनेशनल फेडरेशन है यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, वो इसको काला कानून करार दे चुकी है। इससे पहले कई और इदारे जो हैं वो, भाई ये हम कोई किसी जजीरे में तो नहीं रहते ना, दुनिया में सहाफ़त भी है और कवानीन भी हैं। हत्ता कि इज़्ज़त का जो कानून है मुल्क में, राजुल वक्त है, उस पर अमल दरामद कराएँ। अगर ताख़ीर होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? प्रोसिक्यूशन है ना, या अदलिया है, अदालत है, जो जज है या प्रोसिक्यूशन है, उसको आप ठीक करें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। स्पेशल कानून जब बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी ख़ास तबके के ख़ास सेगमेंट को, एक हिस्से को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसलिए एतराज़ इस बात पे है। इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि कोई शख्स जो पगड़ी उछालता है किसी शरीफ आदमी की, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, जो मुआशरे के अंदर इस्तराब हिजान पैदा करता है गैर कानूनी तरीके से, गैर डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए से, उसका बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। महर साहबजाद खान साहब ने ज्वाइन किया है, आप DG हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया महर साहब आपका। ये बताइएगा सबसे पहले महकमा मौसमियात की क्या फाइंडिंग्स हैं, ये दियामिर में क्या हुआ है? ये क्लाउड बर्स्ट है या फिर ग्लेशियर पे आसमानी बिजली गिरी है? अचानक कितना पानी कैसे आ गया? ये देखें, आजकल इवेंट जो है ना ज़्यादा बारिश के हो रहे हैं। वहाँ पे ये जो बाबू सर टाप पे है, मेरा ख्याल है ज़्यादा बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग या वो जो आपके कहते हैं जी फ्लैश फ्लडिंग वो हुई है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो मेरी है ना, बारिश एक फैक्टर था ना, वहाँ पे जब ज्यादा कानवाई बना होता है ना, तो कोई एक चीज आपके दरमियान में आके ब्लॉकेज बन जाती है, तो जो अब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी ना, तो उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना। फिर पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान पे हमारे दर्जा हरारत मामूल से काफी ज्यादा गए। चिलास जो कि इसी बाबू सरदाब के करीब है, वहाँ पे टेम्परेचर 48.5 डिग्री।
तो आपके ग्लेशियर जो है ना उनकी भी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है और वो भी मेल्ट होके तो उनसे भी वो उस वजह से भी पानी में इजाफा हो जाता है। तो दरअसल अनइवन इवेंट्स जो है वो क्लाइमेट चेंज का नतीजा है और ये आइंदा भी होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन पहले हसनाबाद ग्लेशियर वहाँ पे ग्लाफ इवेंट हुआ है और इस तरह हमारे ये जो प्लेन एरियाज हैं, इस्लामाबाद में जो आपने देखी सूरत हाल, बारिश ज्यादा हुई है, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग है, चकवाल में ये मेहर साहब जरा ये बताइए आपने कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, क्योंकि उमूमी तौर पे जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा है, बादल फटना। ये बादल फटना क्या होता है और ज़्यादा बारिश, फ़र्क क्या है? क्लाउड बर्स्ट देखें, क्लाउड बर्स्ट की जो एक डेफिनेशन होती है ना उसमें ये भी है कि बहुत कम वक्त में ज्यादा बारिश हो। यानी आप कह लें कि 1 घंटे में अगर 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश होती है तो फिर हम कहेंगे। फिर क्लाउड बर्स्ट के साथ आपके दूसरे इवेंट्स भी होते हैं, विंड भी तेज होती है, लाइटनिंग भी होती है, वो फिनोमेना नहीं देखा जा रहा। तो ये बारिश जो है आप देखें जो कल बारिश सैदपुर में हुई है वो 24 घंटे उसको लग गए हैं 200 तक पहुंचते। लेकिन इसी तरह चकवाल में जो इवेंट हुआ है वो भी हमारी वहाँ पे हमारे 6 जगहों पे हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमने की है। हमारा अपना स्टेशन है, फिर पीएफ बेस मुरीद है, वहाँ पे पीएफ नेट का स्टेशन है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तहसील लेवल पे उन्होंने रेन गेज लगा के दिए, हमने लगा के दिए हुए। वहां से वो इतनी जितनी वो कहते हैं कि जी 400 वो नहीं बारिश हुई, बारिश 200 मिलीमीटर या 242 मिलीमीटर तक हुई है, लेकिन इसका दुरानिया जो था वो बहुत ज्यादा था, 24 घंटे से 36 घंटे था। तो जब इतनी ज्यादा बारिश होती रही है, उससे भी पहले जो है तकरीबन चकवाल में 2 स्पेल गुजरे हैं, उनमें भी 100 मिलीमीटर बारिश थी, तो वो फ्लो ज्यादा हो गया, यानी आपकी जमीन जो थी वो सैचुरेट हो चुकी थी। तो ये हर एक इवेंट को, अब हमने तो हर इवेंट को कहना शुरू कर दिया कि ये जी वो क्या हो गया जी, क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो ये जो है अच्छा, मेरा ख्याल है ये टर्मिनोलॉजी आम बंदा जो है ना मैं सब ये फरमाएं कि आपके जो महकमा मौसमियात है वो वार्निंग भी जारी करता है, वो पेशगोई भी करता है, लेकिन हमने देखा है कि कोई हुकूमत, कोई इदारा हिफाजती इंतज़ामात के सिलसिले में आपकी बात को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा होता या इंतज़ामात नहीं कर रहा होता। सिर्फ ये तो इशू नहीं है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं, अगर पहले से मालूम है कि मौसमियाती तब्दीली हो रही हैं तो इंतज़ामात करने चाहिए। ये आपकी बात को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जाती है हुकूमती सतह पे? सर इतनी ऐसी भी बात नहीं है कोई, लेकिन आपको पता है ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है। फर्ज करो जी मैं अगर कहूँ ना कि जी ये आपका ड्रेनेज सिस्टम ही अगर ठीक हो जाए ना तो वो बारिश जो है ना वो मैनेज हो सकती है, पहले भी होती रही है। अब मैं अगर आपको क्या कहूँ कि जी ये क्या सैदपुर में पहले बारिश नहीं हुई होगी, इससे भी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन उसका वाटर उस वक्त आपके वाटर चैनल जो थे वो इतने इनक्रोच नहीं थे जितने अब हो चुके हुए। अब आप इन चीजों को जो है ना सबसे ज्यादा हमारी इंतजामिया को जो है ना ये इंक्रोचमेंट रोकनी चाहिए कि जी जहाँ से पानी का रास्ता हो, जहाँ से सड़क का रास्ता हो, जहाँ पे कोई भी चीज हो, आप उसको नॉर्मल रखेंगे ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सही है। अच्छा ये बताइए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या ये जो स्पेल देखे जा रहे हैं ये गैर मामूली बारिशें हैं, इस वजह से ही हो रहा है, या जो दूसरा पहलू आप बात कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की वजह से ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है? देखें अगर बात की जाए ये बारिश की तो बारिश 2001 में तो 600 मिलीमीटर की हुई थी, 611 मिलीमीटर की, ये जिस वजह से ये नाला लई या उसमें ज़्यादा सैलाब आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। उसके कंपैरिजन के मुताबिक तो अभी तक हम कह सकते हैं कि ये बारिश उतनी ज्यादा नहीं है, और उससे फिर कम, इससे भी ये 200 मिलीमीटर आज जो बारिश है इससे भी ज्यादा होगी। लेकिन ये है कि अगर आने वाले दिनों में हो सकता है बारिश ज्यादा भी हो जाए, ये हम नहीं कह सकते कि बारिश आगे के लिए नहीं होगी। हमें जो कुछ हो चुका है वो तो हो चुका है, अब आगे के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। सही है। अच्छा ये फरमाएं कि कोहे सुलेमान का जो इलाका है, पहाड़ हैं, वहाँ बारिशों की क्या सूरत हाल है?
वहाँ बारिशें अभी होंगी, क्योंकि एक दिन हमने देखा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि जी वहाँ नदी नाले खुश्क पड़े हैं। दूसरे दिन खबर आई कि जनाब वहाँ तो पानी आ गया है और नुकसान होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, अभी तक बारिशें मानसून सीजन काफ़ी दिन है, अभी सितंबर तक है और बारिशें होंगी और नदी नाले जो है ना कोई सुलेमान के उन पे पानी आएगा। अभी भी जो सबसे ज़्यादा विंडोर नाला एक है, उसमें 75,000 के 87,000 के उससे पानी आया, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। लेकिन देखें ये जो आजकल वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड रेन हो जाती है, वो काफ़ी डैमेजिंग है। तो ये बारिशों का सिलसिला, चाहे ये आपका कोई सुलेमान हो, चाहे कीर्थर हो या कोई भी हो, आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोई ना कुछ फैलाता रहेगा, चाहे हमारे ये स्वात का एरिया हो, चाहे हमारे इस्लामाबाद हो, मरी हो। तो ये अभी तक तो मानसून सिलसिला चलता रहेगा और इसमें काफ़ी इवेंट्स कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि जो ज़्यादा शदीद होता है। मैं अभी आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे दरियाओं में भी जो है वो चनाब में शायद कोई अगली बारिश जो हो या कल या परसों बारिश हो, अगर कैचमेंट एरियाज में वो बारिश हो जाती है तो बाकी दरियाओं में तो शायद उसका पानी इतना ज़्यादा ना हमें तंग करे, लेकिन दरिया चनाब में हमारे पास यानी पानी जो है ना हाई फ्लड का आ सकता है। अच्छा, आपकी हुकूमत को, हुकूमती इदारों को क्या सजेशन होगी, क्या एडवाइस होगी कि कौन कौन से इकदाम करें ताकि ये बारिशें हों या सैलाब हों, नुकसान से ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके? देखिए, अब मैं कहूँ ना कि बारिश तो होगी, ठीक है। बाकी लोगों को अवेयर करें कि जनाब अली अगर कोई बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग का इशू होता है जिन एरियाज में, वो ज़रा अपना वो ये ख़ास तौर पर टूरिस्ट जो है ना वो इन इलाकों में थोड़ा सा मेरा ख्याल है अपनी मूवमेंट को ना करे ताकि इससे बचा जा सके। बाकी अर्बन फ्लडिंग है, वो वासा वाले है, वो भी एक्टिव हों तो वो इंशाल्लाह उससे भी बचा जा सकता है। बहरहाल हमारी इंतजामिया जो है वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि जी मेगा सिटीज जो है हमारे, उनका जो सिस्टम है आपका ड्रेनेज का, वो पुराने सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर ये जो हमारे ये शपर जो है ना ये ना गल सकते हैं ना कुछ, इन्होंने सिस्टम को ज्यादा ब्लॉक किया होता है और पानी की मूवमेंट जो है ना वो नहीं होती प्रॉपर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया महर साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।